बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। सर ये छोटा सा टॉपिक है। आ, इसके अंदर आ, हम क्या पढ़ेंगे, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफ रिव्यू देता हुआ चलूँ। थोड़ा सा सर ध्यान से देखना है इस चीज़ को। अब सर होता ये है, जैसे कि याद होगा आपको एंगेजमेंट लेटर का ना थोड़ा सा ब्रीफ दिया था। ये प्रो मैं आपको थोड़ा सा ना रिवाइज करवाता हुआ चलूँ। लेट सपोज सर, ये यहाँ पे हुई एजीएम। यहाँ पे हुई एजीएम। अब सर इस एजीएम के अंदर हमें अपॉइंट किया गया, लेट सपोज डिलॉयट को अपॉइंट किया गया, डिलॉयट को अपॉइंट किया गया एज अ ऑडिटर। कौन से ईयर के लिए? लेट सपोज सर जून 30, 2020। यहाँ पे आ गया जून 30, 2020। ठीक है। फिर क्या बात हुई थी? यहाँ पे अपॉइंट किया ऑडिटर को, ये आ गया जून 30, 2020। डिलॉयट को अपॉइंट किया गया कि आप ऑडिट करें हमारा जून 30, 2020 में। ये कब अपॉइंट किया गया सर? इस एजीएम के अंदर। अब यहाँ पे साल खत्म हुआ, ईयर एंड, ऑडिट स्टार्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? ऑडिट स्टार्ट होगा। अब मैंने आपको बताया था कि आफ्टर एजीएम एंड बिफोर द ऑडिट स्टार्ट्स हम क्या बेचते हैं सर? सर हम बेचते हैं इंगेजमेंट लेटर। बिफोर एजीएम, आफ्टर एजीएम एंड बिफोर द ऑडिट स्टार्ट। ऑडिट स्टार्ट बोलो या सर ऑडिट प्रोसीजर बोलो। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले या सर एजीएम के बाद हमें एंगेजमेंट लेटर भेज के सारी चीजें क्लियर कर देनी है। अब सर मसला ये है, एंगेजमेंट लेटर तो मैं तब भेजता हूँ जब मैं एक मतलब एंगेजमेंट लेटर में सबसे पहली जब मैंने आपको रीड करवाया था, सबसे पहला पैराग्राफ क्या आ रहा था एंगेजमेंट लेटर के अंदर? कि आपने हमें, हम लिखते हैं किसको सर? क्लाइंट को। पहले पैराग्राफ में आता था कि भाईजान हमने आपने हमें एजीएम में अपॉइंट किया। ऑडिटर कह रहा है क्लाइंट को, आपने हमें एजीएम में अपॉइंट किया और हमने आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की। हमने आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की। अब ऑडिटर जो कह रहा है कि हमने आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की, तो ऑडिटर क्यों कह रहा है? जरूर उसने ये एक्सेप्ट करने से पहले कुछ तो किया होगा। तो सर जो ये कुछ किया होगा उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर्स। सर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि भाईजान ऑडिट की होती हैं 3 स्टेजेस। ऑडिट की होती हैं 3 स्टेजेस। सर 3 स्टेजेस ऑडिट की कौन सी होती है? सर पी, सर पी, सर पी, सर आर। ठीक है। सर पी रेफर करता है आपका प्रिलिमिनरी, प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज
उसके बाद सर पी रेफर करता है प्लानिंग एक्टिविटीज या प्लानिंग एंड ऑडिट। उसके बाद सर पी रेफर करता है परफॉर्मिंग एक्टिविटीज बोलो, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स बोलो, या परफॉर्मिंग एंड ऑडिट बोलो, एक ही बात है। परफॉर्मिंग एक्टिविटीज बोलो, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स बोलो, या परफॉर्मिंग एंड ऑडिट बोलो, एक ही बात है। सर आर के बाद रिपोर्टिंग। सर ऑडिट के जो फेज होते हैं या ऑडिट के स्टेजेस जो होती हैं वो ये होती हैं। स्टेजेस बोलो, फेज बोलो, फेजेस ऑफ ऑडिट, वो सर ये चार होते हैं। ठीक है। अब मेरे भाईजान बात ये है सर, मैं इस प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में क्या करता हूँ। सर जब मुझे अपॉइंट किया जाता है, मुझे अपॉइंट कहाँ किया जाता है, एजीएम के अंदर। सर मुझे यहाँ अपॉइंट किया जाता है, तो सर यहाँ से लेके ऑडिट स्टार्ट होने तक, यहाँ से लेके एजीएम से लेके और सर ऑडिट स्टार्ट होने तक, और इंगेजमेंट लेटर भेजने से पहले, सर यहाँ से लेके मुझे अपॉइंट किया जाता है एजीएम में। एजीएम में सर, एजीएम से लेके ऑडिट स्टार्ट होने तक सर, और इंगेजमेंट लेटर भेजने से पहले, एंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले मैं कुछ प्रोसीजर्स करता हूँ। सर वो प्रोसीजर मैं कहाँ करता हूँ सर, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर ऑडिटर क्या करता है सर, ऑडिटर तीन चीजें करता है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर, कि क्या क्या मुझे ये ऑडिट जो मिला है सर, ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। सर ये ऐसे कौन से प्रोसीजर करता है जैसे ऑडिटर को पता चले कि मुझे ये ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। सर ये सब बताऊंगा मैं आपको। अगर सर पहली दफा मैं ऑडिट कर रहा हूं, क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। उसके बाद सर, उसके हाँ हाँ मास बेटा रिपीट कर दूंगा, रुक जाओ। सर मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, हमास टाइम पे नहीं आया। सर आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर क्या होते हैं, वो ये प्रोसीजर होते हैं कि अ, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। क्या मुझे ऑडिट क्लाइंट ने जो मुझे अपॉइंट किया है ऑडिट के अंदर, ऑडिट करने के लिए, क्या वो मुझे एक्सेप्ट उसकी अपॉइंटमेंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। अगर मैं उसका ऑडिट लास्ट ईयर भी मैंने ही किया था, लास्ट ईयर भी मैंने ही किया था, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो क्या ये अपॉइंटमेंट मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस दोनों वर्ड समझा दिए मैंने आपको। एक्सेप्ट से मुराद कि अगर पहली दफा अपॉइंट किया गया है तो क्या मुझे ये एक्सेप्ट करनी चाहिए अपॉइंटमेंट या नहीं। अगर सर लास्ट टाइम भी मैंने किया था और इस दफा भी मैं करने जा रहा हूँ, मुझे अपॉइंट किया गया है एजीएम के अंदर, लास्ट ईयर का ऑडिट भी मैंने ही किया था, इस दफा भी एजीएम में मुझे अपॉइंट किया गया है, तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा था कि भाईजान हमें अपॉइंट किया जाता है एजीएम के अंदर, और लेट सपोज एजीएम के अंदर हमें अपॉइंट किया गया, डिलॉयट को अपॉइंट किया गया कि जून 30 2020 का आप ऑडिट करें। तो सर यहाँ पे जून 30 2020 हमारा ईयर एंड आ गया, अपॉइंट किया गया यहाँ पे, कहाँ पे अपॉइंट किया गया, यहाँ पे अपॉइंट किया गया, यहाँ पे ईयर एंड आ गया, और सर यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट होने वाली डेट है। ठीक है ना। सर ये ऑडिटर के ऊपर होता है कब स्टार्ट करे। अब सर मेरा क्या फर्ज होता है, आफ्टर एजीएम एंड बिफोर द ऑडिट स्टार्ट्स, आफ्टर एजीएम एंड बिफोर द ऑडिट स्टार्ट्स, आफ्टर एजीएम मतलब यहाँ के बाद और यहाँ से पहले मैंने क्या करना होता है, एंगेजमेंट लेटर सेंड करना होता है, एंगेजमेंट लेटर सेंड करना होता है। ठीक है। लेकिन इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर मैं एक बात लिख रहा होता हूँ, इस एंगेजमेंट लेटर में मैं क्या लिख रहा होता हूँ, वैसे नॉर्मली टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि आपकी क्या जिम्मेदारी, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारी,
हम आपको रिपोर्ट कौन सी देंगे, हमारे प्रोसीजर क्या होंगे, ये सब कुछ आपको याद होगा एंगेजमेंट लेटर में। लेकिन सर इस एंगेजमेंट लेटर के अंदर एक सबसे पहले पैराग्राफ में मैं एक बात रेफर कर रहा होता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ में ऑडिटर लिख रहा होता है कि आपने हमें एजीएम में अपॉइंट किया और हमने आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की, ठीक है ना। तो सर आपने हमें अपॉइंट किया, हमने आपकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट की, लेकिन ऑडिटर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले प्रोसीजर्स करता है जिनको बोला जाता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर्स। सर वो प्रोसीजर कौन से होते हैं, वो प्रोसीजर कब किए जाते हैं, एंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले। कब किए जाते हैं सर, एजीएम के बाद, ऑडिट स्टार्ट होने से पहले और एंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले। या इस तरीके से बोलो सर, एजीएम के बाद और एंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले प्रोसीजर्स किए जाते हैं कि क्या मुझे ऑडिट करना चाहिए या नहीं, ठीक है ना, इस एंटिटी का। सर फिर मैंने बताया कि ऑडिट के स्टेजेस या फेजेस ऑफ ऑडिट होते हैं, वो होते हैं सर 4, ठीक है। पी क्यूब आर। सर सबसे पहला स्टेज या पहला फेज क्या होता है ऑडिट का, सर पी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। सर पी प्लानिंग एंड ऑडिट बोलो, प्लानिंग एक्टिविटीज बोलो, ठीक है। उसके बाद तीसरा पी सर परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स या परफॉर्मिंग एंड ऑडिट या परफॉर्मिंग एंड एक्टिविटीज, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। सर चौथा आर रिपोर्टिंग। सर अब बारी बारी में हर स्टेज में बताता जाऊंगा कि हम क्या क्या करते हैं। सर प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि एंगेजमेंट लेटर, सर प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें ना एंगेजमेंट लेटर में पहली बात आ रही होती है कि हमने आपका अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया। तो सर एक्सेप्ट करने से पहले हम कुछ प्रोसीजर जो करते हैं वो इस प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात प्रिलिमिनरी एक्टिविटी में क्या आता है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर्स। उसके बाद सर यहाँ पे क्या आता है, उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स के बाद यहाँ आता है कि क्या मैं एज अ ऑडिटर इंडिपेंडेंट हूँ इस एंगेजमेंट को करने के लिए। क्या मैं एज अ ऑडिटर इंडिपेंडेंट हूँ इस एंगेजमेंट को करने के लिए, ये ऑडिट करने के लिए क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्या क्या मैं आईकेप की दी हुई इथिकल रिक्वायरमेंट, क्या मैं स्टैंडर्ड की आईकेप की दी हुई इथिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ। क्या मैं पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंट हूँ। क्या मैं आईकेप की एथिकल गाइडलाइन पूरी कर रहा हूँ, क्या मैं ऑडिट करने के लायक हूँ कि नहीं। सर ये जब दोनों हो जाती हैं, जब एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर कर लेते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट एथिकल डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर सर हम क्या करते हैं, फिर हम सेंड करते हैं एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। फिर हम सेंड करते हैं एंगेजमेंट लेटर। मैं बारी बारी बताता जाऊंगा कि ये सब क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊंगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर कैसे किए जाते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊंगा इंडिपेंडेंट एथिकल क्या होते हैं। एंगेजमेंट लेटर तो बता दिया है मैंने आपको। सबसे पहले बताता चलूं कि इन स्टेजेस के अंदर हम करते क्या क्या है। सर उसके बाद प्लानिंग एंड ऑडिट में हम क्या करते हैं, प्लानिंग एंड ऑडिट के अंदर हम दो चीजें कर रहे होते हैं। एक तो सर हम इसके अंदर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं और ऑडिट प्लान बनाते हैं। ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान क्या बनाते हैं सर हम इसके अंदर,
सर हम इसके अंदर बनाते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। सर ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान में क्या होता है? सर ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान के अंदर ये होता है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में मुझे ये डिसाइड करना होता है कि यार मुझे ये क्लाइंट की साइज कितनी है, मुझे कितनी एंगेजमेंट टीम बनानी चाहिए, 5 लड़के भेजने चाहिए, 7 लड़के भेजने चाहिए, जितना क्लाइंट का एंटिटी का साइज बढ़ा उस हिसाब से भेजने चाहिए। इस क्लाइंट को रिपोर्ट कौन सी मिलेगी, ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। इस क्लाइंट ने क्या क्या करवाना है सर, उसके साथ यहाँ पे किस लेवल का काम होगा, यहाँ पे हमें रिपोर्ट कब तक दे देनी है, ऑडिट रिपोर्ट कब 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 तक दे देनी है, इनको रिपोर्ट कब तक चाहिए, 2 महीने में चाहिए, 3 महीने में चाहिए, 1.5 महीने में चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। उसके साथ साथ सर ऑडिट ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होता है, जो कि ओवरऑल ऑडिट की प्लानिंग हो रही होती है। ओवरऑल ऑडिट की मैं ये टीम कब भेजूंगा, मैं ऑडिट इंटरिम स्टार्ट करूंगा या फाइनल ऑडिट स्टार्ट करूंगा, मैं सोच रहा हूँ ऑडिट ईयर एंड से थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लूं या ईयर एंड के बाद स्टार्ट कर लूं, सर अंडरस्टैंडिंग कब लूंगा, ऑडिट परफॉर्म कहाँ पे होगा, ये सारी बातें ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। रिपोर्ट कब देनी है हमने, ठीक है ना, ऑडिट रिपोर्ट कौन सी डेट पे देनी है, ये सारी बातें इसके अंदर होती है। सर ऑडिट प्लान क्या होता है? सर ऑडिट प्लान वो चीज होती है कि भाईजान मैं कौन से हेड पे जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाते हैं तो सर कौन से हेड पे मुझे ज्यादा रिस्क है, कौन से हेड पे मुझे ज्यादा रिस्क है और कौन से हेड पे किस तरीके के कितने प्रोसीजर्स कर रहे हैं, कायरों में से कितने प्रोसीजर्स करने हैं, कौन से हेड पे कितना टाइम देना है मुझे। सर ये ऑडिट प्लान रेफर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने प्रोसीजर्स करने हैं, कौन से हेड पे कितने प्रोसीजर करने हैं, कौन से हेड पे कितना टाइम देना है। अगर मेरे पास 1 महीने का टाइम है तो सेल्स पे कितने दिन का टाइम देना है, सर उसके अलावा कैश एंड बैंक के कितना टाइम देना है, ये सारी बातें, कितने प्रोसीजर्स करने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, वो सब ऑडिट प्लान के अंदर आ जाता है। ऑडिट स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल ऑडिट को रिफ्लेक्ट करता है कि कब मुझे टीम सेंड करनी है, कितने बंदों की होनी चाहिए, इंटरिम भेजनी है टीम या फाइनल भेजनी है, फाइनल ऑडिट स्टार्ट करवाना है या इंटरिम ऑडिट स्टार्ट करवाना है। इंटरिम ऑडिट मतलब जो कि बैलेंस शीट डेट से 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले हो, फाइनल ऑडिट मतलब जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद स्टार्ट। अभी ऑडिटर के अपने ऊपर होता है कब जा रहा है वो। उसके बाद सर ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर ये आता है कि क्लाइंट को हमने कौन सी रिपोर्ट देनी है और कब देनी है, ठीक है। उसके बाद सर ऑडिट प्लान रिफ्लेक्ट करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मिल जाती है तो सर कौन से हेड पे कितना टाइम लगाना है। सर ये 2 स्टेजेस तो ये हो गई। उसके साथ साथ सर ये परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स में क्या आता है या परफॉर्मिंग एक्टिविटी में, सर इसके अंदर आती है सर इसके अंदर आती हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दी थी, दोबारा पढ़ा देता हूँ। सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, इसको ना मैं रेप कर लेता हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बाद सर टीओसी, यहाँ पे मैं काम शुरू करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लान करता हूँ कि क्या क्या करना है, कौन से हेड में कितना कितना काम करना है। फिर इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टेस्ट ऑफ, एक हेड में कितना रिस्क है, एक हेड में कौन कौन से रिस्क हैं, ठीक है ना, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आ जाते हैं। उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता हूँ मैं। उसके बाद सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करता हूँ। सर ये कहाँ पे करता हूँ मैं, ये यहाँ पे करता हूँ। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स के अंदर मैं कौन कौन से प्रोसीजर करता हूँ नॉर्मली, सर परफॉर्मेंस प्रोसीजर के अंदर मैं नॉर्मली करता हूँ सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करता हूँ, सर सैम्पलिंग करता हूँ, सर वेरिफिकेशन करता हूँ, सर मैं फ्रॉड से रिलेटेड प्रोसीजर्स करता हूँ। सर उसके साथ साथ सर वेरिफिकेशन में मैं क्या करता हूँ, सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता हूँ। वेरिफिकेशन में मैं सर सब्सिक्वेंट इवेंट वेरीफाई करता हूँ। सर मैं
ये वाले सारे प्रोसीजर्स सर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी करता हूँ। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आ जाते हैं ना एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो मैं परफॉर्मिंग फेज के सारी चीजें लिख रहा हूँ जो कि सर हम करते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड करते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं, हम वेरिफिकेशन करते हैं, हम फ्रॉड से रिलेटेड चीजें करते हैं, हम एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। सर ये सारी चीजें हम इस स्टेज में करते हैं। सर बच गई ये रिपोर्टिंग स्टेज। सर रिपोर्टिंग स्टेज में हम क्या करते हैं? सर इसके अंदर हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे होते हैं। सर इसके अंदर हम ऑडिट रिपोर्ट दे रहे होते हैं। अब मेरे भाइयों मुझे ये बताओ सर, सर अब बात ये है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सब सर रिप्लाई दे दें काइंडली तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। काइंडली सारे रिप्लाई देते हैं। एक का रिप्लाई रह गया, बाकी सबका आ गया है। हाँ सबका आ गया। ठीक है सर। अब बात ये है कि ये मेरे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स के अंदर होता क्या है? एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज के अंदर मेरे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस और वो जो एथिकल वाला है ना, ये सब तीनों साथ ही बता रहा हूँ। एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस तो एक ही है, और वो जो एथिकल वाला था ना, इंडिपेंडेंट एंड एथिकल, ये भी साथ। इसके अंदर इतना कुछ नहीं होता, पर ये होता है कि क्या मैं इंडिपेंडेंट हूँ कि नहीं। सर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर के अंदर ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले प्रोसीजर करता है कि क्या क्या मैं कॉम्पिटेंट हूँ, क्या हमें कॉम्पिटेंट इनफ हूँ ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। सर क्या मेरे पास क्वालिफिकेशन है ऑडिट परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि सर ऑडिट परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर हर एंटिटी के हिसाब से एक पेड अप कैपिटल के हिसाब से, जैसे सर 3 मिलियन से ज्यादा, 3 मिलियन अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है तो उसका ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है ना? तो सर क्या मैं कॉम्पिटेंट हूँ, क्या मेरा स्टाफ कॉम्पिटेंट है ऑडिट करने के लिए? कॉम्पिटेंट से मुराद स्किलफुल है, प्रोफेशनल है, उसको एक्सपीरियंस है ऑडिट करने का। दूसरी बात, क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन है ऑडिट करने की? तीसरी बात सर, क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? हम आईकेप की इथिकल गाइडलाइन पूरी कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो फिर ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करेंगे? आप इंडिपेंडेंट ओपिनियन कैसे देंगे? सर इस इंडिपेंडेंट से क्या मतलब? सर इंडिपेंडेंट से मतलब, सर कहीं आपका शेयर होल्डर से लिंक तो नहीं? सर कहीं आपका डायरेक्टर से लिंक तो नहीं? सर सर कहीं आपका डायरेक्टर से तो लिंक तो नहीं? कहीं आपका शेयर होल्डर से लिंक तो नहीं? ठीक है बेटा, सबके क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ये थोड़ा सा बताता हुआ चलो। ठीक है सर, कहीं आपका शेयर होल्डर से लिंक तो नहीं? कहीं आपका डायरेक्टर से लिंक तो नहीं? किसी से भी आपका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही शेयर होल्डर हो इस कंपनी के? ठीक है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस कंपनी में पहले जॉब करके आए हो और आपके 2-3 साल नहीं गुजरे हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपके इस कंपनी के अंदर कर्जे लिए हुए हो? तो सर किसी भी तरीके से आप इसके अंदर, आपका इससे कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो सर या ऐसा तो नहीं कहीं आपके बिजनेस रिलेशनशिप हो इसके साथ ऑडिट के अलावा? तो सर अब ये बात होती है भाईजान। उसके बाद हम कौन से प्रोसीजर करते हैं कि सर क्या मैनेजमेंट इंटीग्रेट है, क्या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है? सर ईमानदार है? क्या उनके साथ हमें ऑडिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या
लास्ट ईयर जब मैंने ऑडिट किया था, क्या लास्ट ईयर जब मैंने ऑडिट किया, ये दोनों प्रोसीजर्स हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम अपॉइंट हो रहा हूँ तब के भी, जब अगर मैंने लास्ट ईयर ऑडिट किया था और इस दफा दोबारा अपॉइंट किया गया हूँ, ये तब के भी। अगर मैंने सर लास्ट ईयर ऑडिट किया था, अगर मैंने लास्ट ईयर ऑडिट किया था और उस वक्त जो कोई बड़ा मसला तो नहीं आ गया था, कोई मेजर या सिग्निफिकेंट इशू तो नहीं आ गया था, मेजर या सिग्निफिकेंट इशू तो नहीं आ गया था, तो मेजर सिग्निफिकेंट इशू तो नहीं आ गया था जिसकी वजह से इस साल मुझे ऑडिट नहीं करना चाहिए। सर उसके बाद अगर मैं फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं ये करूंगा, इफ आई एम कंडक्टिंग, इफ आई एम कंडक्टिंग ऑडिट फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम किसका, क्लाइंट का। मेरा पहली दफा नहीं है, मेरी तो हम तो मतलब हमारा पास एक्सपीरियंस है, हम करते रहते हैं। फर्स्ट टाइम किसका, फर्स्ट टाइम ऑफ क्लाइंट, मतलब इसका मतलब लास्ट टाइम किसी और फर्म ने किया था और इस दफा हम कर रहे हैं पहली दफा, ठीक है। सर इफ आई एम कंडक्टिंग ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द क्लाइंट, अगर मैं क्लाइंट का ऑडिट पहली दफा कर रहा हूँ, ये तो वो प्रोसीजर मैंने बताए जो कि या तो हम पहली दफा ऑडिट कर रहे हैं तब भी हम ये चेक करेंगे, अगर सर एंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले, अगर सर कब चेक करेंगे, एंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले, फिर अगर हमारे ये प्रोसीजर क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करके एंगेजमेंट लेटर सेंड करते हैं, वरना नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज की तीन पोर्शन है, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूअस, इंडिपेंडेंट एथिक्स एंड सेंडिंग एंगेजमेंट लेटर। सर अगर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर के अंदर हमारा पहली दफा नहीं है, लास्ट टाइम भी हमने ऑडिट किया था, तो क्या तब भी हमें चेक करनी पड़ेगी? बिल्कुल सर, तब भी चेक करनी पड़ेगी। पर अगर सर मेरा पहली दफा है, लास्ट टाइम लेट सपोज पीएसओ का ऑडिट लास्ट टाइम किया था, लेट सपोज सर पीडब्ल्यूसी ने, फर्गुसन ने, ठीक है, और इस दफा ऑडिट करने जा रहे हैं, इस दफा एजीएम में अपॉइंट किया गया डिलॉयट को कि यार आप ऑडिट करेंगे, सर आप ऑडिट करेंगे हमारा। अब सर डिलॉयट क्या करेगी, अब डिलॉयट क्या करेगी, अब डिलॉयट को कहा गया है स्टैंडर्ड की तरफ से, डिलॉयट तू इसको, इनको, ये कौन है सर, इसको मैं क्या बोलूंगा, लास्ट टाइम जिसने ऑडिट किया था ये लास्ट ईयर ऑडिटर है, तो इसको सर मैं बोलूंगा प्रीडिसर ऑडिटर, ऑडिटर जिसने सर लास्ट टाइम ऑडिट किया था, ठीक है ना। ये जिसने लास्ट टाइम ऑडिट किया था उसको मैं ये नाम दूंगा, ठीक है ना। अब सर होगा क्या, डिलॉयट के ऊपर स्टैंडर्ड की तरफ से एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, एथिकल, ये भी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर का एक पार्ट है, ठीक है ना। ये सारे प्रोसीजर करेंगे हम उनके लिए, जिनके लिए हम फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर जिनका हमने लास्ट ईयर ऑडिट किया था तब भी उनके लिए ये चार प्रोसीजर करेंगे, लेकिन जिसका मैं फर्स्ट ईयर ऑडिट कर रहा हूँ, मतलब पहली दफा कर रहा हूँ, तो उसके साथ ये चार तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन अभी जो पांचवा बताने जा रहा हूँ वो भी करूंगा, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट ईयर ऑडिट करने जा रहे हैं। तो सर ये मेरी वीडियो को देखते रहें, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ पूरा हैंड आउट कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सर पीएसओ का लास्ट ईयर ऑडिट, प्रीडिसर ऑडिटर कौन है, पीडब्ल्यूसी। इस दफा किसको अपॉइंट किया गया है ऑडिट करने के लिए, डिलॉयट को। तो सर डिलॉयट के ऊपर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लेटर लिखे पीडब्ल्यूसी को, जिस लेटर को बोला जाता है सर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर।
सर इसके अंदर डिलॉयट क्या करता है, डिलॉयट के ऊपर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंगेजमेंट लेटर भेजने से पहले, ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, ठीक है ना, इन्होंने इसको अपॉइंट किया है, ठीक है ना, अब ये एक्सेप्ट करने से पहले, डिलॉयट एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर करता है, जिसका एक ये भी पार्ट है, डिलॉयट क्या करेगा, प्रेडिसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजेगा, पीडब्ल्यूसी, प्रेडिसर ऑडिटर, लास्ट ईयर ऑडिटर, मुझे बताओ कि क्या मुझे पीएसओ का, जिसका ऑडिट तुमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट ईयर किया था, मुझे इन्होंने अपॉइंट किया है इस साल के ऑडिट करने का, मुझे क्या इनका ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे बताओ। तो सर पीडब्ल्यूसी की भी, प्रीडेसर ऑडिटर की भी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर वो ऑडिटर को जरूर रिप्लाई दे, वो डिलॉयट को जरूर रिप्लाई दे, करंट ऑडिटर को जरूर रिप्लाई दे। उस रिप्लाई के अंदर नॉर्मली क्या लिखा जाता है कि सर जब तुम काम करते थे प्रीडेसर ऑडिटर की आउट गोइंग फी कितनी थी, मतलब सर आउट गोइंग फी से मुराद आपकी फी कितनी थी लास्ट टाइम जो आपने चार्ज की थी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, क्या ईमानदार है नहीं है, ठीक है, आपको क्यों निकाला गया, या आप रीजन फॉर नॉट अपॉइंटिंग, आपको अपॉइंट क्यों नहीं किया गया, रीजन फॉर नॉट अपॉइंटिंग, आपको क्यों अपॉइंट नहीं किया गया, क्या आपने जानबूझ के छोड़ा, अगर आपने जानबूझ के छोड़ा तो क्यों छोड़ा आपने, या अगर आपको इन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो वो भी वजह हमें बता दें, ठीक है ना। तो सर ये पीडब्ल्यूसी हमें ये बातें लिख के डिलॉयट को भेजता है, ठीक है ना। और डिलॉयट असल में इनसे क्लियरेंस मांग रहा होता है कि हमें ऑडिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो उसकी वजह बताओ, ठीक है ना। लेकिन सर डिलॉयट इनको लेटर लिखने से पहले, डिलॉयट पीडब्ल्यूसी को लेटर लिखने से पहले डिलॉयट इनसे परमिशन मांगता है, डिलॉयट इनसे परमिशन मांगता है, करंट ऑडिटर क्लाइंट से परमिशन मांगता है, क्योंकि सर इन्होंने 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 ऑडिट किया है, तो सर ये इन्होंने अपनी पीएसओ ने, पीडब्ल्यूसी ने पीएसओ को ऑडिट किया है, तो पीएसओ ने अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सब कुछ सर पीडब्ल्यूसी को बताया है, तो पीडब्ल्यूसी ऐसे कैसे बता देगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बिना पीएसओ की इजाजत के, या डिलॉयट ऐसे कैसे पूछ सकता है पीडब्ल्यूसी से, लास्ट ऑडिटर से, बिना पीएसओ की जिम्मेदारी से। तो सर ये डिलॉयट क्या करेगा, पीएसओ से परमिशन लेगा, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता जाता हूँ। डिलॉयट ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लिखने से पहले, बिफोर सेंडिंग, बिफोर सेंडिंग प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, पीसीएल कर लेता हूँ, ठीक है ना, करंट ईयर ऑडिटर, करंट ईयर ऑडिटर विल परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स, सर डिलॉयट क्या करेगा, पीएसओ को कहेगा, पीएसओ से रिटन परमिशन मांगेगा, रिटन परमिशन, पीएसओ मुझे इजाजत दे दे कि मैं इनको प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजूं, ठीक है ना, तेरे लास्ट ईयर ऑडिटर को, मैं लास्ट ईयर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजूं। ये प्रोफेशनल क्लियरेंस की बात कब होगी, सर जब हम क्लाइंट का फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं, अगर सर हम फर्स्ट टाइम ऑडिट नहीं कर रहे, लास्ट ईयर भी हमने किया था, तो सर ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम खुद से थोड़ी पूछेंगे, खुद को थोड़ी भेजेंगे प्रोफेशनल क्लियरेंस। प्रोफेशनल क्लियर लेटर क्या होता है, जो कि लास्ट ईयर ऑडिटर को भेजा जाता है, हम पीएसओ से परमिशन लेंगे कि पीएसओ मुझे तेरे लास्ट ईयर ऑडिटर से इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं उनको प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर भेजना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे, क्या मैं भेज सकता हूँ। अब सर होगा क्या, पीएसओ कहेगी, या तो मना कर देगी, नो नहीं भेजो, या तो कहेगी हाँ भेजो, ठीक है ना, हाँ तो भले सेंड करो या तो नहीं भेजो। अगर सर पीएसओ ने कहा नहीं भेजो, तो डिलॉयट क्या कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, सर रिजेक्ट कर देगी, ऑडिट नहीं करेगी,
बोल देगी जा, तू मेरी नहीं मान रही, मैं तेरी नहीं मानूंगी, रिजेक्ट। ठीक है ना। पर अगर फिर पीएसओ बोलेंगे अच्छा अच्छा नाराज मत हो, नाराज मत हो, ऐसा कर, चल चल तू भेज भेज, प्रोफेशनल क्लियर लेटर भेज दे। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। तो सर जब हाँ बोल दिया, तब तब डिलॉयट क्या करेगी, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर विल सेंड प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, ठीक है ना, टू लास्ट ईयर ऑडिटर। लास्ट ईयर ऑडिटर की जगह हम लिख बोलते हैं प्रीडिसर ऑडिटर। लास्ट ईयर में वैसे ही लिख रहा हूँ प्रीडिसर ऑडिटर, ठीक है ना। अब होगा क्या सर, जैसे मैंने यहाँ भेज दिया, जैसे मैंने यहाँ भेज दिया, तो होगा क्या, या तो दो बातें होंगी सर, या तो सर रिप्लाई आएगा, या तो रिप्लाई नहीं आएगा। सर अगर रिप्लाई आएगा तो फिर क्या होगा, तो जो रिप्लाई आएगा वो चीजें हम वो चीजें हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। जिन बातों का रिप्लाई आएगा वो हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। अगर से रिप्लाई नहीं आया तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऑडिटर ने क्यों ऑडिट छोड़ा, क्या मैनेजमेंट इंटीग्रेट थी या नहीं थी, ठीक है ना। सर लास्ट टाइम ऑडिटर की क्या फी थी, ऑडिटर ने जानबूझ के तो नहीं छोड़ा ऑडिटर, या इन्होंने उनको अपॉइंट क्यों नहीं किया। तो सर अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो आप क्या करते हैं सर, थर्ड पार्टीज जो होती हैं, जिन पार्टीज का इस ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं होता, सर जिन पार्टीज का इस ताल्लुक से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो सर उनको उनको कैसे पता होगा भाईजान। मेजर सप्लायर्स होते हैं, मेजर कस्टमर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, आप उनसे पूछेंगे, या सर सीनियर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर से इन्वेस्टिगेट करेंगे, सीनियर मैनेजर, सीनियर पर्सनल लिख लेता हूँ, सीनियर पर्सनल से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसको क्यों नहीं अपॉइंट किया गया, क्या वजह थी इसको अपॉइंट करने के। सर मतलब एजीएम के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि ऑडिट फर्म करेगी या नहीं। देखिए शेयर होल्डर्स तो अपॉइंट कर देते हैं आपको, अब ये आपके ऊपर होता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। आपको एक्सेप्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर करने होते हैं, ठीक है ना। जब ऑडिट हो रहा है तो मेरा इंडिपेंडेंट होना तो जरूरी है ना, जब ऑडिट हो रहा है तो मेरा कॉम्पिटेंट होना तो जरूरी है, मेरी क्वालिफिकेशन होनी तो जरूरी है। सर जब ऑडिट हो रहा है तो मुझे ये वाले सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे, उसके सिवा मैं एक्सेप्ट नहीं करता। ये नॉर्मली आयजा की रिक्वायरमेंट है, और सर जितनी भी ऑडिट फर्म होती है वो सब ये कर रही होती है, और एक्सेप्टेंस हो जाती है, क्योंकि ये सब हम फॉलो कर रहे होते हैं, और नॉर्मली 95% 96% एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद सर उसके बाद सर थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन, या सीनियर पर्सनल जो होते हैं मैनेजमेंट के, क्लाइंट के, उनसे इन्वेस्टिगेट करना, लास्ट टाइम वाले ऑडिटर ने क्यों छोड़ा, कोई झगड़ा तो नहीं हो गया था, क्या बात थी, तो इस तरीके से पूछना, फिर फैसला करना कि भाईजान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब सर बात ये, या ये तो बात हो गई, ठीक है ना। डिलॉयट जो है रिटन परमिशन लेगी पीएसओ से, फिर अगर वो ना कहेंगे तो डिलॉयट क्या करेगी, पीएसओ या तो परमिशन देगा या तो नहीं देगा प्रोफेशनल क्लियर लेटर सेंड करने के लिए। अगर पीएसओ ने नो कहा तो डिलॉयट बोलेगी जा मैं तेरा ऑडिट नहीं कर रही। तो सर अगर डिलॉयट पीएसओ ने कहा चल चल ठीक है भेज दे यार भेज दे, ये तेरी बात मान ली हमने, तो सर डिलॉयट क्या करेगी, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करेगी। करंट ईयर ऑडिटर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करेगा लास्ट ईयर ऑडिटर ने। फिर सर लास्ट ईयर ऑडिटर या तो रिप्लाई करेगा या तो नहीं करेगा। अगर रिप्लाई करेगा तो सर जो बातें वो कहेगा हम मैनेजमेंट से वो डिस्कस कर लेंगे। अगर सर नहीं करेगा तो हम थर्ड पार्टी या सीनियर पर्सनल से ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर सर बात ये, पीएसओ पीएसओ बी तो, पीएसओ छोड़ दें, आप उस पर आ जाए। सर पीडब्ल्यूसी जो लास्ट ईयर ऑडिटर है, जो कि प्रीडिसर ऑडिटर है,
वो भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे लीक कर सकता है बिना परमिशन के? तो सबसे पहले जैसे इसके बाद लेटर आएगा तो पीएसओ भी परमिशन लेगा। किससे परमिशन लेगा सर? परमिशन लेगा पीएसओ से कि तेरे करंट ईयर ऑडिटर ने मुझे लेटर भेजा है, क्या मैं इसको चीजें बताऊं या नहीं बताऊं? क्या मैं इसको चीजें बताऊं या नहीं बताऊं? तो सर या तो पीएसओ कहेगा हाँ बता दे भले, या तो कहेगा नहीं 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 बताइयो नहीं बताइयो। ठीक है ना? तो सर अगर इसने बोला हाँ बताते तो सर पीडब्ल्यूसी भी बता देगी, रिप्लाई दे देगी। ठीक है ना? पर सर अगर अगर पीएसओ कहती है, रिजेक्ट कर देती है, नहीं नहीं बताइयो, तो सर ये रिप्लाई, इसके अंदर रिप्लाई क्या देगी? जो चीजें बतानी है वो सब बता देगी। इसके अंदर भी पीएसओ रिप्लाई देगा, पर पीएसए के ऊपर इनके पीडब्ल्यूसी के ऊपर फर्ज नहीं है रिप्लाई देना, लेकिन इथिकल रिक्वायरमेंट है। इथिकल रिक्वायरमेंट मतलब कि आप दो। ठीक है ना? अच्छी बात है, आप दो। ठीक है ना? अब पीएसओ इनको या तो इजाजत देगा या तो नहीं देगा। अगर इजाजत देगा फर्गुसन को, तो सर फर्गुसन क्या करेगी? रिप्लाई देगी और सब कुछ बता देगी। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी है कि नहीं, हमारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, क्या क्या मसले हैं, हमने क्यों छोड़ा या उन्होंने हमें क्यों निकाला, और हमारी लास्ट टाइम क्या फी थी, हम सब बता देंगे। पीडब्ल्यूसी डिलॉयट को सब बता देगी। पर अगर पीएसओ इजाजत नहीं देता, नहीं नहीं बताओ, तो भी पीएसओ तो भी सर फर्गुसन को रिप्लाई देना चाहिए। और रिप्लाई के अंदर क्या बताना चाहिए कि भाईजान पीएसओ ने रिजेक्ट कर दी है परमिशन, पीएसओ ने रिजेक्ट कर दी है परमिशन, मुझे बताने नहीं दे रहे, मुझे परमिशन नहीं दी है बताने की, पीएसओ ने मुझे परमिशन नहीं दी है बताने की। ये डिलॉयट को बताएगा। कौन बताएगा सर? फर्गुसन बताएगा। अब सर जब ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, ये सारी बातें, लेट सपोज प्रोफेशनल क्लियरेंस ये वो सब कुछ क्लियर हो गया, फिर सर फिर क्या काम होता है ऑडिटर का? फिर ऑडिटर का काम होता है इंगेजमेंट लेटर सेंड करने से पहले एक और काम होता है। क्या काम होता है सर? सर ऑडिटर का फिर काम होता है कि चेक करे कि लास्ट ईयर ऑडिटर लीगल तरीके से निकाला गया, लीगल वे से, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाला गया। ऐसा तो नहीं कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट अभी रहती हो और लीगल तरीके से इन्होंने इसको रिमूव नहीं किया हो और इन्होंने मुझे भी अपॉइंट कर दिया। क्योंकि अगर इसका लीगल वे से रिमूव नहीं किया गया होगा लास्ट ईयर ऑडिटर को, तो हमारी अपॉइंटमेंट वैलिड ही नहीं। क्योंकि जब तक ये रिमूव नहीं होगा तो दूसरा ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जा सकता है? ठीक है ना? जब ये ऑडिटर इंश्योर कर लेता है, फिर ऑडिटर सेंड करता है एंगेजमेंट लेटर, और उसके बाद सर क्लाइंट साइन करता है और सर ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाए सर हैंड आउट पे। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? किसी को कोई चीज कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताए। बता दें सर, यहाँ तक सबको समझ में आया? भेज दूंगा यार, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। क्यों मेहनत कर रहा है? काइंडली सारे हाँ या ना बोल दे यार, सेटिस्फेक्शन हो जाए मुझे। सर इनडायरेक्टली मना किया या डायरेक्टली मना किया, तब भी देखें, मना तो मना हो गया ना, तब ऑडिटर मना कर देगा, तब ऑडिटर छोड़ देगा। क्योंकि फिर ऑडिटर को रोका गया ना काम करने से। जब भी ऑडिटर को रोका जाएगा काम करने से, तो ऑडिटर उसका इफेक्ट देखता है ऑडिट रिपोर्ट पे। चले सर हैंड आउट, सबको कोई किसी को भी मसला नहीं है तो हैंड आउट पे आ जाए सर। हैंड आउट जो मैंने शेयर किया था,
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस वाला, उस पे आ जाए सर। सर इसके अंदर हम इतने सारे पास पेपर करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर ये 14 जो है केस स्टडी है, ठीक है ना, ये ICAEW के अंदर आया था। अब आ जाए सर फेजेस ऑफ ऑडिट फ्रॉम इंसेप्शन टू कंक्लूजन। सर इसको पढ़ते जाएं, इसके अंदर कोई भी आपको मसला लगे तो मुझे बताएं। रोजे में हूँ जब भी सर मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ें सर, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, आप पढ़ें, कोई भी यहाँ पे सर मसला लगे तो आप मुझे बताएं।